हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट। वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रिपानी। और हिंदी में एकांकी संचय मतलब शॉर्ट स्टोरीज। हाँ, इसमें आपको दो कहानियाँ आपके सिलेबस में है। हाँ, पहली कहानी होगी दीपदान और दूसरी कहानी होगी सूखी डाली। दोनों ही कहानियों में अपना एक गहरा अर्थ है, संदेश है हमारे लिए। तो आइए शॉर्ट में ही आपको पूरी कहानी को बताते हैं और ये नोट्स आपको उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ से करता हूँ मैं शुरू जी। तो एकांकी संचय पूरा ही सेमेस्टर 2 का आपके सामने है। सबसे पहले सूखी डाली। क्या है इसका? पेड़ की किसी डाली से अर्थ है? नहीं, यह एक शाब्दिक अर्थ है जो परिवार को एकजुट करने के लिए बनाया गया है। हाँ, सूखी डाली उपेंद्र अश्क जी द्वारा रचित, हाँ जी द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध एकांकी है। हाँ, इस एकांकी में संयुक्त परिवार प्रणाली मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसे हम कहते हैं उसका चित्रण किया गया है। एकांकी का आरंभ पूरी तरह से नाटकीय है। हाँ, कहानी में आपको मिलेगी इंदु। इंदु के शब्द और क्या ईंट मारती मैं, स्पष्ट ही ईंट मारने किसी ही क्रिया का व्यंजना है। संवादों में डायलॉग्स में स्वाभाविकता चरम सीमा तक है। नई बहू, इस परिवार में एक नई बहू आई है जो ससुराल के प्रत्येक चाल ढाल को अपने मायके से भिन्न प्रतीत होती है और स्वाभाविक है कि वह उसी के अनुसार बात पर दोनों घरों की तुलना करती है। कौन? नई बहू। और ससुराल के लोगों को यह बहुत बुरा लगता है। तो इस एकांकी में 3 दृश्यों 3 सेपरेट सीन्स हैं। हाँ, पहला है समस्त कथा एक ही परिवार में कुछ दिनों के अंतराल में समाप्त हो जाती है और छोटी बहू जो कि इसकी सबसे मुख्य पात्र है, हाँ, का सबका हंसी के बीच सहसा प्रवेश और हंसी का रुक जाना नाटकीय है। जैसे छोटी बहू जब तक नहीं आती है सब लोग हंस रहे होते हैं, पर जैसे ही छोटी बहू वहाँ से गुजरती है अचानक सबका हंसना बंद हो जाता है। तो यह एक नेचुरल तरीका है, मनोस्वाभाविक है, मनोवैज्ञानिक है कि उसके मन में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, है ना। मानो वह हंसी उसी की उड़ाई जा रही है, उसे लगेगा ना कि लोग उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। इसी प्रकार एक अन्य दृश्य भी एकांकी में आते हैं। एकांकी में एकांकीकार यह भी प्रकट करता है कि आधुनिक युग में जो नई पीढ़ी है भले ही संयुक्त परिवार को महत्व न दे, पर जो जॉइंट फैमिली है उसका जो रखार होता है वो बुजुर्ग होता है और वह इस पूरे परिवार का परामर्श और इन सभी सदस्यों के सहयोग को सरलता से सारी समस्याओं को सुलझा सकता है। तो संयुक्त परिवार की विशेषता है ना, बुजुर्गों का घर में होना, उनका सलाह मशवरा प्राप्त करना। और सूखी डाली एकांकी में पात्रों के स्वभाव के अनुकूल ही हल्की और गंभीर भाषा का प्रयोग हुआ है। अच्छा, इस परिवार में जो मझली बहू है, मझली बहू की जुबान मतलब समझ गए ना, हाँ, कितनी तेज चलती है। इंदु कितनी जल्दी बिगड़ जाती है और दादाजी कितनी गंभीरता से बात को सोचते हैं। तो हर एक पात्र का अपना एक चरित्र है ना, और वो अपने चरित्र के हिसाब से बात करता है। तो एकांकी में पात्रों के चरित्रों का विकास प्रदर्शित करने वाली ऐसी अनेक बातें हैं। एकांकी का अंत बहुत सुंदर है। परिवार में भिन्न व्यक्तियों के स्वभाव और वैमनस्य उनके बीच में झगड़ा के बीच भी एकता की एक ऐसी डोर रहती है जिसके सहारे परिवार का संचालन होता है। हाँ, यह परिवार टूटता नहीं है। यही एकांकी का मूल्य उद्देश्य भी है ना। लेखक का विचार है कि ऐसी डोर का सिरा, है ना, एक ऐसी डोर जिसका एक सिरा परिवार के किसी एक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जो परिवार की कुशलता, हाँ, और परिवार को की कुशलता चाहता है।
और इसी एकाकी में चरम सीमा तक समाप्त हो जाती है। और उस समय इसका अंत दुखांत नहीं है, अर्थात आपको कष्ट नहीं होगा परिवार के बंटवारे से, बल्कि इस एकाकी में प्रभावोत्पुद्धता पर्याप्त मात्रा में है और आप एक सफल एकाकी इसे कह सकते हैं। हाँ, आइए इसका उद्देश्य बताएं। तो सूखी डाली एकांकीकार उपेंद्र अश्क द्वारा रचित पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक प्रसिद्ध एकांकी है। हाँ, आपको यह टीवी का एक डेली सोप लगेगा। हाँ, जो सास बहू वाला जो सीरियल आता है उस टाइप का लगेगा। जी हाँ, और एकांकी के माध्यम से जो एकांकीकार हैं वो जॉइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार की समस्याओं का प्रकाश डालते हैं। और इसमें सबसे मुख्य पात्र जो हैं वो है दादा मूलराज, जो इस संयुक्त परिवार में आई छोटी बहू, हाँ छोटी बहू का नाम है बेला, इसके आ जाने से पूरे परिवार में एक अजीब सी हलचल मच जाती है, क्योंकि छोटी बहू आधुनिक होती है, नए विचारों वाली होती है और नई व्यवस्था प्रस्तुत करती है। वह पूरी तरह से अपने मायके से प्रभावित है और जो बेला जो नई बहू है उसके लिए नए माहौल में हाँ एडजस्ट कर पाना, सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो रहा है। वह यहीं पर परिवार में झगड़ा शुरू हो जाता है। दादाजी जो कि सबसे समझदार हैं, सबसे सुलझे हुए हैं, वह किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि घर में कोई भी ऐसे हालात होने दे, है ना। वह यह भी नहीं चाहते हैं कि घर का कोई भी सदस्य अलग होकर परिवार से बिखर जाए, परिवार से टूट जाए। अतः दादाजी का घर के सभी सदस्यों को समझाते हैं कि वह बेला का आदर सम्मान करें और एकाकी के माध्यम से एकाकी कर यह दिखाना चाहता है कि हम अगर आपस में समझदारी दिखाएं, थोड़े सहनशील हो जाएं, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। और ऐसा ही होता है। दादाजी के एक परिपक्व मैच्योर जिसे कहते हैं ना, परिपक्व बुद्धि के परिणाम स्वरूप एक घर के कार्य में न सहयोग देने वाली स्त्री भी सहयोग देने लगती है। तो यह बेला सबके साथ घुल मिल जाती है। यहाँ गांधी जी के दर्शन का भी प्रभाव लेखक पर दिखाई देता है कि कठोरता पर कोमलता से विजय प्राप्त की जा सकती है ना। क्योंकि अगर आप कठोरता पे कठोरता से वार करेंगे तो वह बात बनेगी नहीं, बात बिगड़ जाएगी। और लेखक अपनी इस बात पर पूरी तरह से सफल होते हैं। आइए इस कहानी की सार्थकता को एक बार और बताएं। तो सूखी डाली के ऊपर एकांकीकार उपेंद्र नाथ अश्क एक पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित एकांकी है। परिवार के सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। परिवार में नए सदस्य के आ जाने से परिवार में हलचल मच जाती है। मुखिया दादाजी हैं और वही सबको एक डोर में, एक सूत्र में बांधे हुए हैं। वे एक वट वृक्ष की कहानी से प्रभावित हैं। कौन? दादाजी, जो अपनी डालियों के साथ रखने के लिए कुछ भी करता है। जैसे वट वृक्ष में चारों तरफ डालियां होती हैं, वह हरा भरा रहता है ना। उसी प्रकार ये दादाजी भी हैं। और पेड़ से अलग होने के बाद भी वे सूख जाती हैं। वे डालियां अगर पेड़ से दूर हो जाती हैं तो सूख के खत्म हो जाती हैं, इसका कोई वजूद नहीं रहता है। दादाजी की दाढ़ी भी वट वृक्ष की लंबी जटाओं के समान धरती को छूना चाहती हैं। बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी वाले हैं। उन्होंने अपने छोटे पोते को पढ़ाया है, तहसीलदार बनाया है और एक प्रतिष्ठित और एक संपन्न परिवार की लड़की जिसका नाम बेला है के साथ उसका विवाह कर दिया है। और इसी बेला के आने के बाद उन्हें पता चला कि घर का एक सदस्य की सोच अलग है। वे तत्काल इस विषय पर घर के लोगों से बात करते हैं और छोटी बहू बेला की आलोचना बंद करवाने के बाद करते हैं। सभी मान जाते हैं और छोटी बहू भी घर में सम्मान पाकर, सबसे प्रेम पाकर धन्य हो जाती है और वह भी अपना स्वभाव बदल देती है। वह अपने मायके को इस ससुराल से तुलना करना बंद कर देती है और दादाजी के प्रयास से उनका परिवार बिखरने से बच जाता है।
और वे सबके लिए प्रेरणादायक हैं। तो बड़ी ही आसान कहानी थी सूखी डाली। आइए अगली कहानी जो कि एक हिस्टोरिकल कहानी है। हाँ, यह एक रियल हिस्टोरिकल कहानी है। दीपदान। दीपदान के लेखक हैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा। ये एक हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक एकांकी है जिसमें त्याग के लिए, बलिदान के लिए, देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा और आदर्श की वेगवती धारा बहती है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना सेक्रीफाइस एक माँ कर सकती है ना। तो महाराणा संग्राम सिंह ये एक महान शासक थे, है ना, चित्तौड़ के शासक थे। इनकी मृत्यु हो गई है और इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई पृथ्वीराज सिंह ने अपनी दासी पुत्र को, नाम है बनवीर सिंह को, यहाँ का संरक्षक, चित्तौड़ की सत्ता संभालने का जिम्मा दिया। याद रखिएगा, बनवीर सिंह दासी पुत्र। अब विक्रमादित्य की हत्या के बाद, हाँ, राजा के पुत्र विक्रमादित्य की हत्या हो चुकी है और अब उदय सिंह की हत्या, जो कि इनका एक छोटा बालक है, की हत्या की योजना बनाता है। इसके अंतर्गत वह मयूर कुंड में दीपदान उत्सव का आयोजन करता है। बलवीर सिंह जी एक क्रूर शासक बन जाता है। वह सोचता है कि उदय सिंह को मारकर वह भविष्य में भी राजा बना रहेगा, वरना उदय सिंह बड़े होकर के तो राजपाट उदय सिंह को मिल जाएगा। और उदय सिंह राजपूत छत्रानी अर्थात इसकी दाई पन्ना धाय, है ना, पूरा नाम है पन्ना धाय, के संरक्षण में पल रहा है। पन्ना को संग्राम सिंह की पत्नी महारानी कर्णी ने अपने पुत्र उदय को सौंपा था और बनवीर के षड्यंत्र को वो समझ जाती है और उदय सिंह को उसके सामने नहीं आने देती है। इधर पन्ना उसकी रक्षा की योजना बना रही होती है और कीरत बारी जो कि जूठी पत्थर उठाता है और वह आ जाता है। कीरत बारी की पत्तलों की टोकरी में उदय सिंह को रखकर वह उसे सुरक्षित महल के बाहर भेज देती है। इसी बीच उसका पुत्र चंदन को वह उदय सिंह के पलंग पर और उदय सिंह के ही वस्त्रों का धारण कराकर उसे सुला देती है और थोड़ी ही देर बाद पहुंचता है बनवीर। उसके हाथ में होती है नंगी तलवार और कक्ष में पहुंचने पर उदय सिंह को मारने, क्योंकि उसे लगता है कि जब तक उदय सिंह रहेगा उसका राज्य सुरक्षित नहीं है। वह जागीर की लालच में पन्ना को षड्यंत्र में शामिल होने के लिए प्रयास करता है, परंतु पन्ना विचलित नहीं होती है बल्कि क्रोधित होती है। बट वनवीर अपने क्रोध में चंदन को, जो कि उदय सिंह समझता है जिसको, उसे पन्ना के सामने ही अर्थात माँ के सामने ही उसके पुत्र चंदन को मृत्यु के घाट उतार देता है। और बस इसी घटना के साथ ही यह एकांकी समाप्त हो जाती है। आइए अब गहराई से जानते हैं पन्नाध्याय का चरित्र, क्योंकि यही इसका मुख्य पात्र है, पन्नाध्याय। हाँ, ये रियल कहानी है। यह भारतीय इतिहास में पन्ना का चरित्र एक जगमगाती नक्षत्र की भटनी अलौकित करता है। ऐसा माना जाता है कि यह पन्नाध्याय ने जो यह त्याग अर्पित किया, ममता की पराकाष्ठा दिखाई, ममता, करुणा, त्याग, कर्तव्यनिष्ठ और अपने देश से प्रेम का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है पन्नाध्याय में। पन्ना में कर्तव्य परायणता का उच्च भाव है, कर्तव्य के लिए जागरूक होना, है ना। और वह क्रूर बनवीर जो कि इस राज्य का शासक है, वह लालचवश, है ना, वह लालच में आकर उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचता है और वह उसके लिए उसके अंदर की कर्तव्यनिष्ठ किसकी
पन्नाध्याय की कर्तव्यनिष्ठ जाग उठती है, वह उदय सिंह की ढाई है। ढाई मतलब होता है देखभाल करने वाली, है ना, वैसे इंग्लिश में गवर्नेंस कहते हैं, आया बोलते हैं वैसे हिंदी में, और उसकी रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य है। पन्ना मानती है कि यह उदय सिंह उसकी जिम्मेदारी है, वह बड़े से बड़े प्रलोभन से भी विचलित नहीं होता है। हाँ, बनवीर पहले उसे लालच देता है, बट वह उसके लिए तैयार नहीं होती है, बल्कि अपने कर्तव्य के लिए वह अपने पुत्र चंदन की भी बलि दे देती है। तो इसमें कई, यस, पन्ना में राजभक्ति के गुण हैं। यह एक अद्वितीय गुण है। राजघराना के लोग, यस, यह चित्तौड़गढ़ के राजघराने की कहानी है जिसके यह शासक बनने वाले हैं उदय सिंह। तो उदय सिंह राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं, परंतु उसकी राजभक्ति सदैव सजग रहती है। वह राणा सांगा का नमक खाकर उसे धोखा नहीं दे सकती। हाँ, महाराणा सांगा की मृत्यु हो चुकी है और उनका पुत्र है उदय सिंह। पन्नाधाई एक साहसी महिला है, निर्भीक राजपूत वीरांगना है, और वह उदय सिंह को नित्य प्रेमी न बनकर युद्ध प्रेमी, जी, युद्ध प्रेमी देखना चाहती हैं। उनमें एक ऐसे त्याग जो कि विरले मिलता है भारतीय इतिहास में, वह त्याग की भावना है, और वह है अपने पुत्र का ही बलिदान कर देना। अच्छा, दूरदर्शिता और ज्ञान, विवेक, है ना। पन्ना में विवेक और दूरदर्शिता, आने वाले समय में क्या घटना हो सकती है इसका उसे पूर्वाभास है, और वह अपने पुत्र का बलिदान इसी इच्छा से करती है कि वह स्वामी के पुत्र की रक्षा कर सके। वास्तविक में पन्ना एक कर्तव्यनिष्ठ, विवेकशील, देश प्रेमी, राजभक्ति आदि गुणों से युक्त एक भारतीय नारी है। यस, और उसके उज्जवल चरित्र में कहीं कोई दोष या कलंक नहीं है। चलिए, दीपदान का, यस, इस दीपदान एकांकी का शीर्षक जो है, क्या शीर्षक सही है, सार्थक है? हाँ, देखिए, इसका कहीं गहरा अर्थ है। दीपदान मतलब दिए को दान कर देना। क्या इसका अर्थ इसमें है? आओ बताएं। तो दीपदान शब्द एक साथ दोहरे अभिप्राय को प्रकाशित करता है। पहला अभिप्राय है बाहरी अर्थ, जिसे हम स्थूल कहते हैं, और दूसरा है आंतरिक अर्थ, अर्थात भावनात्मक और प्रतीकात्मक है। आइए, इसमें एक नयापन का भाव भी है। क्या भाव है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एकाकी में आरंभ में दीपदान उत्सव मनाया जाता है। हाँ, इसमें सभी यंग लड़कियाँ, किशोरियाँ दीप जलाकर रात्रि के समय उसे जल में प्रवाहित करती हैं, और वहीं पर वह क्या करती हैं, नृत्य भी करती हैं। यह एक बड़ा ही आकर्षक दृश्य होता है। और दीपदान के समय कुंवर, यस, दीपदान के समय कुंवर का आर्थिक अर्थ, आंतरिक अर्थ, यस, और सांकेतिक भी उदय प्रतीकात्मक है। जी, यह इस अर्थ में दीप जीवन का पर्याय है। दीपदान अर्थात जीवन का दान। इस रूप में पन्ना अपने पुत्र का दान करती है ना, अपने पुत्र का जीवन का दान करके अपने, यस, उदय सिंह की रक्षा करती है, और संपूर्ण चित्तौड़गढ़ में उमंग होकर जो तुलजा भवानी, यस, जो देवी हैं तुलजा भवानी, उसके सामने दीपदान कर रहा है। सारा, यस, चित्तौड़ वहाँ दीपदान कर रहा है, और ध्याय, यस, पन्नाध्याय अपने पुत्र का, यस, दान कर रही है। उसने अपने पुत्र चंदन को अपनी मातृभूमि के लिए दान कर देती है, और वह कहती है, आज मैंने भी दीपदान किया। तो इसीलिए एक दीपदान तो यह माँ कर रही है, और दूसरा दीपदान, यस, दूसरा दीपदान कहेगा ये कहानी का विलन। जी, दीपदान में जीवन का दीप और रक्त की धारा है ना। एकांकी के अंत में बनवीर भी कहता है, जब वह उदय सिंह को, यस, उदय सिंह को मारने के लिए जाता है, और उदय सिंह के बदले, जी, चंदन को मार देता है उदय सिंह समझकर, तो वह कहता है कि मेरे मार्ग में जो ये कांटा है, कंटक है, आज मेरे नगर में स्त्रियां दीपदान किया है, और मैं यमराज को, मैं, बनवीर कह रहा है अपने आप को, मैं यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। अर्थात इस उदय सिंह को मारकर यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। तो इस तरह से दो दीपदान हो गए, ठीक है ना।
इस प्रकार एकांकीकार की दृष्टि में दीपदान शीर्षक पर केंद्रित है और इसीलिए यह उचित और सार्थक शीर्षक है ना। मतलब स्टोरी का नाम दीपदान परफेक्ट हो जी, परफेक्ट है। अब इस कहानी का, इस दीपदान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मेवाड़ के इतिहास के अमर पात्र, यस ये सच्ची घटना है, को प्रकाशित करना है। महाराणा संग्राम सिंह जी के मृत्यु के बाद उनकी दासी पुत्र, हाँ उनका दासी पुत्र हैं बनवीर, इसको चित्तौड़ की सत्ता दे दी जाती है संभालने के लिए, राजा बनने के लिए नहीं, संभालने के लिए। परंतु यह लालची हो जाता है और अपने आप को सच्चा राजा समझने लगता है और उसे लगता है कि उदय सिंह जो कि महाराणा सांगा का पुत्र है, उसको नहीं मारेगा तो वह कभी भी हमेशा के लिए राजा नहीं बन पाएगा। तो उदय सिंह की रक्षा कौन कर रही होती हैं? पन्ना अध्याय कर रही होती हैं। वह चंदन को उसके पलंग पर सुला देती हैं और घमंड में अंधे बनवीर चंदन की ही हत्या कर देता है। और अपने इस प्रकार राजवंश की रक्षा करने के लिए पन्ना ने अपने ही कुलदीपक का उत्सर्ग कर दिया, त्याग कर दिया, दान कर दिया। तो इस एकांकी के माध्यम से एकांकी कर देश प्रेम, कर्तव्यपरायणता को जगाया है। एक नारी के माध्यम से उसका उत्सर्ग उसके अधिक महत्वपूर्ण को बनाता है। यस, इसीलिए यह दीपदान और महत्वपूर्ण हो जाता है। दीपदान एकांकी के माध्यम से भारत के अतीत का गौरव भी गान है ना। कितना हमारे यस पूर्वज कितने गौरवशाली थे, उनके चरित्र को सिद्ध करता है। उनकी स्वामी भक्ति के समक्ष स्वार्थ की कोई महत्व नहीं है। यस, कुछ भी दे दो, पर पन्ना अपने कर्तव्य से नहीं मिटती है। वह बनवीर के द्वारा दिए गए लालच को नहीं स्वीकार करती है। वह कहती है कि महाराणा का नमक मेरे रक्त में महान, महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है और नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। क्या बात है। तो नाटककार नाटक के उद्देश्य की रक्षा में एकदम जागरूक हैं और पन्ना का चित्रांकन एकांकी का प्राण है। और पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उसे पन्ना को पथ विचलित कर सकती है। और सच्चे अर्थ में वही दीपदान कर रही है। दीपदान के रूप में अपने कुल दीपक का वह दान कर रही है। तो आशा करता हूँ कि दोनों कहानियाँ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि एकांकी संचय के स्टूडेंट हैं कम और आपके रिक्वेस्ट में मैंने बना दिया इसको। तो थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। Bye from now.